नमस्कार दोस्तों, मैं संजय तिवारी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर आपकी आज सेवा में फिर से हाजिर हूं। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जिनका परिचय देने में मुझे अति और बहुत प्रसन्नता हो रही है, धनंजय भाटिया साहब हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल मार्केट में जो लोग काम करते हैं, ऐसे शायद ही अछूते कोई लोग हों जो इन्हें नहीं जानते होंगे। और फाइनेंस के बारे में, मनी के बारे में इनकी जो बातें होती है वो एकदम अलग ही अंदाज की होती है। हमारे इस पॉडकास्ट में आज आप जब इन्हें सुनेंगे तो आप भी बातें वही होंगी, लेकिन उन बातों को करने का जो तरीका होगा वो बहुत ही डिफरेंट होगा। और उस डिफरेंट तरीके से हम छोटे छोटे उदाहरणों से, इनकी एक खूबी है कि ये वैसे एग्जाम्पल पेश करते हैं जो यहां तक जाते हैं। तो चलिए हम सभी मिलके आज की शाम धनंजय भंटिया जी का स्वागत करते हैं। स्वागत है धनंजय भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और इन्होंने, इनके बारे में एक चीज और मैं बात करना चाहता हूं कि इन्होंने फिजिकली जो सेशन दिए हैं, तकरीबन 3446 सेशन इन्होंने फिजिकल किए हैं। पूरे भारत में भ्रमण कर करके हर छोटी जगहों में, हर बड़ी जगहों में, हर छोटे छोटे गांव में इन्होंने लोगों को वो अवेयर करने की कोशिश की है अपने वाणी के माध्यम से, अपने नॉलेज के माध्यम से, जिससे लोग मनी को समझ पाए और फाइनेंशियली कैसे फ्री हो जाए, उस बारे में इनका बहुत बड़ा इस सब्जेक्ट पे पकड़ है। तो धनंजय भाई, आपका हम स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, कैसे हैं आप? ऑल फैंटास्टिक। चलिए, तो आज के पॉडकास्ट में जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहला तो मैं ये चाहता हूं कि लोगों को हम ये बताएं कि मनी एक ऐसा फैक्टर है जो बहुत छोटा लगता है और बहुत बड़ा लगता है। तो मनी तक पहुंचने के जो तरीके होते हैं या मनी को हासिल करने के जो तरीके होते हैं, फाइनेंशियली किस तरीके से आदमी का एक बिहेवियर होना चाहिए मनी के लिए, जो उसको वो मनी तक पहुंचने में अपनी समझदारी के साथ वहां तक वो पहुंच जाए। ओके सर, आपने जो सवाल पूछा है ना, मुझे लगता है कि ये एक फाउंडेशन सवाल है। बहुत सारे पॉडकास्ट में करता हूँ, बट काफ़ी कम जगह लोग फाउंडेशन की बात करते हैं। जो मुद्दा आपने स्टार्टिंग में छेड़ा है कि मनी, जिसे हम अलग अलग लैंग्वेज कहते हैं, अब मनी का भी अलग अलग लैंग्वेज होता है। अगर आप देखेंगे ना, पैसे को लेके हर जगह पैसे की परिभाषा बदल जाती है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कुछ देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डोनेशन। आप बच्चे के लिए स्कूल में जब भर्ती जमा करते हैं उसको क्या कहते हैं? फीस। यानी मनी को भी ना लोग अलग अलग रूप से यूज करते हैं। अब लोग मुझे सवाल पूछते हैं, धनंजय भाई ये मनी का क्या रोल है हमारे लाइफ में, इसकी फाउंडेशन निर्माण क्या होती है? मुझे लगता है कि आज के डेट में जो पैसा है ना, वो सेंटर में है, उसके आजू बाजू बाकी सब घूम रहा है। आज मेरा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन डिसाइड करता है? मेरा फाइनेंशियल लाइफ। यस। लोग कहते हैं कि बच्चों को महंगा स्कूल में मत पढ़ाओ, बच्चा बिगड़ जाता है। मुझे लगता है अगर बच्चे को बिगड़ना है तो सरकारी स्कूल में बिगड़ सकता है। करेक्ट। क्योंकि जहाँ पर संजय सर पैसे की अभाव होती है ना, वहाँ पर डायलॉगबाजी ज़्यादा होती है। आप बिलासपुर में कोई 60 साल के ऑटो वाले से मिलिएगा, वो आपको क्या बोलेंगे पता है? संजय सर, भले ही हमने ज़िंदगी में पैसा नहीं कमाया पर नाम कमाया है, इज्जत बहुत कमाया है। सर, इसको बनिया 10 रुपये का धनिया उधार नहीं देता है। मैं कह रहा हूँ कि सर पैसे का रोल एक्सेप्ट कर लीजिए। आज के डेट में आप बिलासपुर में कौन से घर पे रहते हैं, डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल लाइफ। आज आपने कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल लाइफ। इस बार आप गर्मी की छुट्टी में कहाँ घूमने गए थे, डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल लाइफ। सर, जो आज हमारे व्यूअर्स इस पॉडकास्ट देख रहे हैं, अगर आप जॉब पे हैं स्पेसिफिकली, आपका 1 तारीख वाला माइंड और 25 तारीख वाले माइंड में गैप होगा। 1 तारीख को आप लोग सब पुष्पा बन के घूमते हैं और 25 तारीख को सब शिवल्ली बन जाते हैं। 1 तारीख को आप झुकते नहीं और 25 को रुकते नहीं। तो अगर हमारा ये जो एंटायर माइंडसेट है ना, कहीं ना कहीं उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, तो हमें इस पे बात करना जरूरी है। क्योंकि पैसा एक ऐसा टॉपिक है ना, आप खुले मंच पे इंडिया में आज़ादी नहीं बात करने की। अगर आप पैसे के बारे में ज़्यादा बात करें, लोगों को क्या लगे पता है? ये मनी माइंडेड है, लालची है, पैसे के पीछे पागल है, पैसे के पीछे मरता है, पैसे के पीछे भागता है। ये सब अलग अलग लोगों ने कोड वर्ड डाल के रखा है। जैसे मेरा एक दोस्त मुझे कहता है कि भाई तू कब तक पैसे के पीछे भागेगा? तो मैंने बोला मैं पैसे के पीछे भागता नहीं हूँ, मैं दौड़ता हूँ। बोलता है अरे दोनों तो एक ही बात है। मैंने बोला भाई दोनों एक बात नहीं है। अगर आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ जाए तो आप क्या करेंगे? भागेंगे। और ओलंपिक्स के रेस में आदमी क्या करता है? दौड़ता है। जहाँ विजन है, जहाँ पर्पस है, जहाँ गोल है, वो भाग नहीं, वो दौड़ है। और विदाउट पर्पस, विदाउट विजन, इट इज अ भाग। तो लोग जब विजन और पर्पस के साथ लाइफ को डिफाइन करते हैं ना, एक्चुअली क्या है सर, मनी इज एन एक्सपेक्टेशन ऑफ योर लाइफ।
आपसे जिंदगी से क्या उम्मीद है? जैसे मेरी 2 बेटी है सर, मैं चाहता हूँ कि दोनों बेटी न्यूजीलैंड में पढ़े। अब जब मैं अगर ये चाहता हूँ तो सर कहीं ना कहीं उसके बारे में सोचना पड़ेगा। चाहत के बाद आता है सोचना। तो उसके लिए 2, 2.5, 3 करोड़ जब खर्चे होंगे, उसके लिए हमको प्लानिंग करना है, पैसा आएगा कहाँ से, सोर्स ऑफ इनकम क्या होगी, मुझे खुद पे क्या काम करना है, तब जाके आप पहुंचती है। ये एक्सपेक्टेशन है। और हर आदमी को पैसे वाला बनना, आंसर इज नो। अगर सर आपको लगता है ना कि आप दाल रोटी में खुश हैं, सिंपल कपड़ा मिल जाए, तो फिर वो भी लाइफ अच्छी है। ये आपकी एस्पिरेशन है। कोई आदमी पैसा कमा रहा है वो भी अच्छा है, कोई नहीं कमा रहा वो भी अच्छा है। तो एक शायर कहते हैं कि उन्हें कामयाबी में सुकून मिला वो दौड़ते गए, हमें सुकून में कामयाबी मिली हम ठहर गए। वेरी गुड। तो इट इज ऑल अबाउट योर एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपीरियंस, और वो हेल्प करता है आपके धन का निर्माण के लिए। ओके, मतलब आपका ये कहना है कि मनी को व्यवस्थित करने के लिए या मनी को जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको माइंडसेट की जरूरत है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मतलब आपका माइंडसेट यदि है मनी को अपनी तरफ आकर्षित करने का, तो वो माइंडसेट से ही आप पैसे बना सकते हैं। दूसरा, हमारे समाज में धनंजय भाई, मैं लोगों से मिलता हूँ, जब मैं लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करता हूँ या जब मैं लोगों से बातचीत करता हूँ उनके इन्वेस्टमेंट को लेके, तो लोगों में ये डर है कि बहुत ज़्यादा पैसा हम क्या कर सकेंगे, है ना। और पैसा जो है वो बुराइयां भी लेके आता है। लोगों का ऐसा सोचना है, ये मिथ है कि पैसा बुराइयां लेके आता है, कि जिनके पास बड़ा पैसा है शायद ये ऐसा लगता है कि ये पैसा जो है कहीं और से आया है, मेहनत करके नहीं कमाया गया है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? सर ये जो है ना, ये साइकोलॉजी है। आपने शायद एक किताब पढ़ी होगी साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऊपर में। तो सर जिस तरीके से हम पैसे के बारे में परसीव करते हैं ना सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है धन का निर्माण के लिए। अब लोग कहते हैं कि लोगों को पैसा बर्बाद करता है, आंसर इज यस। पैसा उनको बर्बाद नहीं करता है, जो बर्बाद है ज़्यादा पैसा आने से वो ज़्यादा बर्बाद हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूँ सर, रतन टाटा सर का। वो आपसे और मेरे से ज़्यादा धनी थे। यस। तो पैसा उनको कहाँ बर्बाद कर दिया? सर मनी इज एन एक्सटेंशन ऑफ हु यू आर। पैसा आप जैसे है ना, आपके पास जब पैसा आता है उसका आप एक्सटेंशन बन जाते हो। जैसे अगर आपको दान करना अच्छा लगता है ना, ज़्यादा पैसा आएगा तो आप ज़्यादा दान करेंगे। अगर आप गुटखा खाते हैं, ज़्यादा पैसा आएगा तो ज़्यादा गुटखा खाएंगे। तो मनी इज़ नेवर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज़ व्हाट यू डू। एक है आप उससे करते क्या हैं, और दूसरा आपने कमाया कैसे है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। अगर सोर्स गलत होगा ना, वहाँ पर आदमी फंस जाएगा। जैसे बहुत जन कहते हैं बहुत पैसे का क्या करेंगे। सर बहुत पैसे का क्या करेंगे वही आदमी बोलेगा जिसका लाइफ में विजन नहीं है। अभी मैं एक इवेंट कर रहा था गोवा में, तो एक 70 साल के अंकल क्या बोलते हैं, धनंजय मेरा बेटा यूएस में है, मेरा खुद का घर है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस, म्यूचुअल फंड, एफडी सब कुछ है, अब मैं पैसा क्यों होए। लॉजिकल, जिसका बेटा सेटल है, घर, गाड़ी, बंगला, पेंशन सब कुछ है, पैसा क्यों है। मैंने बोला अंकल आप जो कह रहे हैं 100% सही है, मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन सर मैंने एक शायर को सुना और उनको सुनने के बाद मेरा सोचने का तरीका बदल गया। शायर कहते हैं इंसान को धन के पीछे तब तक भागना चाहिए जब तक उसका निधन नहीं हो जाता है। अरे वाह। तो सर जब लोग कहते हैं ना मेरा घर हो गया, मेरा गाड़ी हो गया, सर ये बहुत छोटा सा गोल है, इट्स अ वेरी सेल्फ सेंट्रिक गोल। अगर आप स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ेंगे, वो क्या लिखते हैं पता है, द पर्पस ऑफ लाइफ इज यू शुड बी अलाइव आफ्टर योर डेड। या सर पीपल शुड रिमेंबर। संजय सर आप मेरे को, मैं जानता हूँ पिछले 7-8 साल से आप जब कहीं डोनेट करते हैं, कोई बच्चों के एजुकेशन में हेल्प करते हैं, आपको पता है कि सर दिस इज समथिंग, वो आपकी गुडनेस रह जाती है धरती पे। आप 2 बच्चों का शादी करा दो, 2 का मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्प करा दो, 2 को पढ़ा दो, सर पीपल विल रिमेंबर यू फॉर दिस। आपका कितना बड़ा घर था, आपकी ज्वेलरी कितनी थी, लोग ये याद नहीं रखेंगे सर, लोग याद रखेंगे आपने क्या किया है। तो जिस आदमी का सुबह उठने का वजह नहीं होता ना सर, आदमी बुढ़ा हो जाता है सर। yes. तो अगर आपकी उम्र 70 है, 80, डजंट मैटर सर। अगर आप सोसाइटी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, हमेशा आपको पैसा कम लगेगा, और जब आप अपनी खुद की जरूरत पूरी करने चाहते हैं तो हमेशा पैसा आपको ज्यादा लगेगा, एक पॉइंट के बाद में। तो एक पॉइंट के बाद मनी क्यों एक्सेप्ट नहीं करता पता है, क्योंकि आपके गोल्स मनी के बाद में इवॉल्व नहीं होते हैं। तो जब मेरा के ऊपर में जब सोसाइटी आ जाता है ना, तब आपके गोल और सपने ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आप देखिए बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉय 60 साल की उम्र रिटायर होते हैं, 5 साल में बूढ़े हो जाते हैं। अब बताइए क्यों ऐसा होता है? क्यों पता है सर? उनके पास सुबह उठने का वजह नहीं होता है, और जिस आदमी के पास सुबह उठने का वजह नहीं है वो जल्दी बूढ़ा हो जाएगा। फर्क नहीं पड़ता है कि वो 40 का है, 60 का है कि 80 का है। अभी मैं ट्रैवल करता हूँ, 78 ईयर अंकल ब्लेजर पहन के कहीं लेक्चर देने जाते हैं। वो कहते धनंजय मैं पैसे के लिए नहीं जा रहा हूँ। बोला मेरे काम से मुझे एनर्जी मिलता है। अगर आपके काम से आपको एनर्जी मिल रहा है, हमेशा जवान रहेंगे, और जिस दिन आपका काम आपको थका देगा आप बूढ़े हो जाएंगे। दैट इज ऑल अबाउट दैट मेंटल एटीट्यूड, उसी तरह डिपेंड करता है। मतलब हम यहाँ पे इस चीज़ को समझने की कोशिश, आपके जो आपने चर्चा भी की उसमें ये समझ में आ रहा है
हमें ये समझ में आया कि आपके पास सुबह उठने की एक वजह होनी चाहिए। जब हम उठते हैं, जैसे कभी कभी हम किसी से यदि क्वेश्चन करते हैं, चलिए मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं कि आप सुबह उठते क्यों हैं, आपका सुबह उठने का पर्पस क्या होता है, तो शायद बहुत कम लोग होंगे जिनके पास सुबह उठने की कोई वजह होगी। यही वजह है मनी की, कि मनी आपको तब तक आकर्षित करती है जब तक आपके पास वजह होती है। मतलब आपका यह कहना है धनंजय साहब कि आपके पास हम दो और हमारे दो के अलावा भी दुनिया में कुछ चीज होनी चाहिए। करेक्ट। नहीं तो लोग सिमट के रह गए, हम दो और हमारे दो। करेक्ट। मतलब उनकी पूरी दुनिया, और वो मैंने मतलब आपका बच्चा यदि आप पढ़ लिया, बच्चे की शादी हो गई, अब मेरे पास एक घर हो गया, मेरे पास एक गाड़ी हो गई, इस तरीके की जब सोच होती है तो पैसा सीमित हो जाता है और आपकी सोच भी सीमित हो जाती है। करेक्ट। तो वहां से शायद पैसे का निर्माण जो और होना चाहिए वो शायद रुक जाता है। वेरी गुड। अच्छा, तीसरा, अब हम धीरे धीरे उस तरफ चलते हैं जहां पे इस पॉडकास्ट को करने का हमारा जो लॉजिक है वो ये है कि इन्वेस्टमेंट को लेके लोगों में भी मिथ है। हमने तो पहले मनी की बात की, मनी के बाद हमने गोल की बात की कि आपको पैसा क्यों अट्रैक्ट करता है या आप पैसे को क्यों अट्रैक्ट करते हैं, तो उस पर आपने जो चर्चा की बहुत मजा आया। अब हम चलते हैं इन्वेस्टमेंट को लेके। तो मैंने आज सवेरे जब मैं इस पॉडकास्ट की तैयारी कर रहा था तो मेरे दिमाग में चार चीजें आई, मतलब चार शब्द आए। बी फॉर बॉम्बे। तो बी से होता है बाजार, बी से होता है बचत, बी से होता है बजट, और बी से होता है बिहेवियर। ये चार जो बी है, इन्हीं के आसपास सब पूरा इन्वेस्टमेंट, मुझे लगता है कि चार बी के जो चार पिलर हैं, इन चार पिलर के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट की जो जर्नी है वहां से शुरू होकर और एक बिल्डिंग का निर्माण करती है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? आप चारों बी को हमारे जो दर्शक हैं उनको यदि आप डिटेल में समझाएंगे और अपनी भाषा में आप समझाएंगे, जिस तरीके से अभी तक आप बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा अंदाज आपका, शायरी भी आप कर रहे हैं, मजा आ रहा है। तो मैं ये चार बी के बारे में आपसे, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि सर बाजार क्या होता है, निवेश में बाजार का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? मुझे लगता है कि संजय सर, अगर हम ये चारों बी को अलाइन करें ना, तो सबसे पहले बी आ जाएगा बचत। इसलिए मैं कह रहा हूँ बचत इससे आएगा कि जब तक ये बचत नहीं होगी ना, तो ये बचत जब तक बाजार में नहीं जाएगी तब तक वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा। तो ये जुगलबंदी है। हाँ। इसमें पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, सीक्वेंसिंग इंडिविजुअल डिपेंड करता है। लेकिन अगर मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि शुरुआत कहाँ से करें, तो मुझे लगता है कि बाजार जो है ना वो शायद नेक्स्ट लेवल पे आए, उसका सबसे पहला फाउंडेशन है बचत। बचत। अब जहां बचत नहीं है ना, फिर बाजार कैसा हो, आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है सर। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं ना घी ना कढ़ाई, बनाने चलो मिठाई। yes. तो जिसके पास घी भी नहीं है, कढ़ाई भी नहीं, बोलता है सर मिठाई कैसे बनाएंगे। अब उसको क्या सिखाएंगे बताइए। तो पहला प्रिंसिपल ऑफ मनी मैनेजमेंट है बचत। और जो आदमी अगर ये प्रिंसिपल को नहीं जानता है सर, हमारा पॉडकास्ट क्या, वो ब्रह्मांड में किसी का भी पॉडकास्ट ले, लाइफ में कोई बदलाव होने वाला नहीं है। तो बचत का फाउंडेशन क्या है? बचत का एक ही सिंपल रूल है कि आपकी कमाई आपके खर्चे ज्यादा होना चाहिए। ये सिंपल प्रिंसिपल है। तो लोग बोलते हैं कि उधार लेना चाहिए, 100% उधार लेना चाहिए। उधार हमेशा बिजनेस के लिए लेते हैं, पर्सनल खर्चे के लिए नहीं। याद रखिएगा, उधार का प्रिंसिपल होता है, उधार के से हमेशा बिजनेस होता है, खुद के खर्चे नहीं होते हैं। कुछ एसेट्स होते हैं जहां पर लोग उधार लेके लेते हैं, जैसे गोल्ड आपका हो गया, होम हो गया, वो एप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। हम उस पर डिस्कस करेंगे आगे वाले पार्ट में, पॉडकास्ट में। बट इंपॉर्टेंट ये कि बचत। अब संजय सर, मेरे को एक बात बताओ, जहाज किसके ऊपर चलता है? जहाज पानी के ऊपर, पानी के ऊपर चलता है। और डूबता किस में है? डूबेगा तो पानी में ही डूबेगा। ओके, आप बोल रहे हैं चलेगा भी पानी में और डूबेगा भी। ऐसा कैसे हो सकता है बताइए? जब तक जहाज ऊपर है और पानी नीचे है तो जहाज चलता रहेगा, और जब पानी जहाज के अंदर आ जाए तो जहाज डूब जाता है। दैट्स द रूल ऑफ मनी मैनेजमेंट। आपका इनकम आपका जहाज और आपके खर्चे आपके पानी हैं। और जब तक इसमें डिफरेंस नहीं रहेगा, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। पैसा नहीं बचता। आप लोगों को पूछो, लोग क्या बोलते हैं, सर पैसा बचता ही नहीं है। सर, हर आदमी को अपनी कमाई कम लगती है। जो 5 लाख कमाता है उसको भी कम लगता है, जो 50,000 कमाता है उसको भी कम लगता है सर। बट ये आदत है, बचाना एक आदत है सर। क्योंकि पैसे का एक ही धर्म है, पैसा कहता है तुम मुझे आज बचाओ, मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। इसलिए उसके कहते हैं बचत। बचत क्यों बोलते हैं? जब बचेगा तो तभी उससे अर्थ का निर्माण होगा, इसलिए उसको बचत कहते हैं। अब आ गया ये बचत जो हमारे पास है। आज के डेट में हमें पता है कि सिर्फ घर पे रखेंगे तो पैसा नहीं बनता है, क्योंकि
पैसा जिसको हम रुपी कहते हैं, मनी कहते हैं, वो आज के डेट में फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी का मतलब जिसका खुद का वैल्यू नहीं होता है, जिसको वैल्यू बनाना पड़ता है हमको। जैसे एक पेपर का 100 का नोट आपने आज ये टेबल पर रख दिया और 10 साल बाद उसको हाथ में उठाएंगे तो उसकी वैल्यू ऐसे ही गिर जाएगी, तो उसकी खुद की वैल्यू नहीं होती है, समय के हिसाब से वो डिप्रिशिएट हो जाती है। तो अब यानी वो पैसा जो है उसके बाद ऑप्शंस है, या तो बैंक में रख दे, पोस्ट ऑफिस में रख दे, या फिर स्टॉक ले ले, या फिर लैंड ले ले, या गोल्ड ले ले, या म्यूचुअल फंड ले ले, कुछ भी ले ले। कहीं ना कहीं पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा। अब ये पैसे को काम पे क्यों लगाना है, कैसे लगाना है, वहां पर दो जन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा। एक है एडवाइजर। मुझे लगता है कि बिना एडवाइजर के ये यात्रा अधूरी है। ओके संजय सर, अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो एक डॉक्टर के पास जाते हैं, क्योंकि आपको पता है डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट है। तो जब आपको अपना फाइनेंशियल लाइफ का निर्माण करना है तो फिर एक एडवाइजर के पास क्यों नहीं जाते, क्योंकि वो फाइनेंशियल लाइफ का स्पेशलिस्ट है। आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है फाइनेंशियल प्रोडक्ट का सेलर नहीं है, वो आपके फाइनेंशियल लाइफ का निर्माण करने का स्पेशलिस्ट है। दैट वेरी इंपॉर्टेंट। तो मुझे लगता है कि शुरुआत होगी हमारी बचत से। और ये बचत जो है ना, वॉरेन बफेट साहब भी कहते हैं इनकम माइनस सेविंग इज एक्सपेंसेस। आगे हमारा रूल था इनकम माइनस एक्सपेंसेस सेविंग। वो कहता था पैसा बचेगा तो बचाऊंगा। वो कहते हैं पहले बचा के तू खर्चा कर, अगर अदरवाइज चीजें बदल जाएंगी। सर आज से 20-30 साल बाद आप और मैं दोनों बूढ़े हो जाएंगे, और नियम कहता है कि जब आप बूढ़े हो जाएं आपका पैसा जवान हो जाना चाहिए। वेरी गुड। क्योंकि जवानी का गरीबी चलेगा सर, बुढ़ापे का गरीबी बर्दाश्त नहीं होगा। आज को जब युवा को हम बोलते हैं आप पैसा बचाइए रिटायरमेंट के बाद, सोचिए क्या कहते हैं सर, अभी तो हम यंग हैं। मैं कहता हूँ अभी आप यंग हैं, समय कैसे जाता है आपको पता नहीं चलेगा सर। सर आप जब पहाड़ को दूर से देखते हैं, पहाड़ कैसा दिखाई देता है? छोटा दिखता है। और जब पास जाके देखते हैं तो काफी विशाल दिखाई देता है। तो आपका इन्वेस्टमेंट भी जब रिटायरमेंट के लिए करेंगे ना, अभी छोटा छोटा अमाउंट से आप प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जब आप रिटायरमेंट के करीब पहुंचेंगे वहां पर आपके बच्चों का शादी, रिटायरमेंट का टेंशन, घर बनाने का टेंशन, इतने सारे एक साथ जिम्मेदारी ना, आपके पैसा बचेगा ही नहीं। तो आपको वो प्लानिंग जो है ना, इसलिए मैंने जो बचत जो है ना, हर चीज आप देखिए वहीं से कनेक्टेड है। जिसने बचत की आदत डाल दी ना सर, वो चैंपियन है। बाकी बाजार तो शायद हमारे ऊपर हम बात कर सकते हैं, बाजार के ऊपर बहुत से डिस्कशन कर सकते हैं। जहां बचत का फाउंडेशन नहीं है ना सर, बाकी जो आपने बिहेवियर कहा, सेकंड आपने कहा बचत, एक और आपने ऐड किया बजट एंड बिहेवियर। बजट और बिहेवियर। अब सर बजटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सेकंड क्यों बजटिंग कैसे आ जाती है उसके एग्जांपल देता हूँ सर। पैसा हमने बचा तो लिया, अब बजटिंग इसका कैसा रोल प्ले करता है सर। आज से 20 साल पहले आपके घर पे जो घर का राशन आता था, कब आता था? महीने में एक बार, महीने की 1 तारीख। हाँ? जनरली पिताजी की तनख्वाह आती थी 31-30 तारीख को, मम्मी को पिताजी पैसा देते थे रात को, और मम्मी नेक्स्ट दिन एक लिस्ट बनाती थी, ऊपर लिखती थी श्री गणेशाय नमः, 5 किलो आटा, दाल, चावल उसके बनता था। और जब ये दुकान वाले को 20 आइटम का लिस्ट देते, दुकान वाला कितना आइटम देता था? दुकानदार 1-2 आइटम शायद कम देता था। 1-2 आइटम कम देता। वो कहता था बहन जी ये 2 आइटम का स्टॉक नहीं है, कल आके ले जाइए। मतलब आप जितना मांगते थे उससे 2 आइटम कम मिलता था। आज आप के मैडम या मेरी वाइफ जब जाती है शॉपिंग मॉल में खरीदने के लिए घर का राशन, तो अगर 10 आइटम लेने जाती लेके कितना आती है सर? 20-30 लेके आती है। आज के डेट में जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप आ गया है ना सर, चाहे वो आपके जो भी, जिसको आप बताओ, जो भी घर बैठे 10 मिनट में जो होम डिलीवरी दे देता है, तो आज के डेट में सर हर दिन एक राशन आता है घर पे। जैसे आगे हर महीने में एक बार आता था, अभी हर 2 घंटे में एक बार आ जाता है। आलू भूल गई हूँ तो आलू आ जाता है आधा घंटे में, टमाटर भूल गई हूँ, हल्दी भूल गई हूँ, लहसुन भूल गई हूँ सर। और ये हमें ज़्यादा इंडिसिप्लिन बना रहा। हमारी बजटिंग में बहुत बड़ा इशू है। लोग हिसाब नहीं लिखते हैं सर। आगे कमाई कम थी, मम्मी लिखती थी 2000 रेंट, 1500 राशन। आज के डेट में किसके पास रिकॉर्ड है? 90% जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं उनके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड ही नहीं है। 90% जॉब पे होंगे, इनकम लिमिटेड है, पर उनको पता ही नहीं कि कमा कितना रहा हूँ, खर्चा कितना कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आप थोड़ा सा, मुझे एक चीज़ याद आ गई, हमारे दर्शकों को भी अच्छा लगेगा ये बात, कि आपने जो बोला कि पहले कागज पे लिखा जाता था कि इतना फली दाना लाना है, इतना गुड़ लाना है, ये अगरबत्ती लाना है, ये दाल लाना है, चावल लाना, महीने में एक बार राशन आ जाता था। अभी इसका एक और कारण ये है कि उस समय आपने जो बोला कि, अभी आपने थोड़ी देर पहले जो बोला कि पिताजी पैसा देते थे और उस पैसे के लिए एक बजट होता था। लेकिन अभी क्या, जब ऑनलाइन हम शॉपिंग करते हैं तो जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमारे होते हैं उसमें जो मनी होता है, मनी की फीलिंग, क्योंकि जो पैसा आप खर्च करते हैं, मुझे ये बात याद आ गई इसलिए मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं कि जब आप पैसे गिन के देते हैं हाथों से,
तो शायद पैसा आपके पास से जाता है तो लगता है कि ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन जब पैसा हम ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर करते हैं या कोई खरीदारी करते हैं तो शायद वो फीलिंग और वो आभास नहीं होता, क्योंकि पैसा आपके पॉकेट से नहीं जाता है, पैसा आप गिन के नहीं देते हैं। तो इस बात में भी आपको कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है और आज के समय में जो हो रही है और जो पुराने तरीके थे शॉपिंग के, उन दोनों में चेंजेस आ गया, तो क्या इससे भी बजट में इंपैक्ट आया है? 100% आया है। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लीजिए, 2 सिनारियो। आज संडे, आने वाले संडे में आप मॉल जाइए, 2 ऑप्शन है आपके पास। पहला, आप 10,000 रुपये कैश लेके जाइए, और दूसरा आप खाली कार्ड लेके जाइए। आप खर्चा ज़्यादा कब करेंगे, कैश के साथ कि कार्ड के साथ? कार्ड के साथ। बस आप ही ने आंसर दे दिया। क्योंकि सर ये जब हम काउंटिंग करते हैं ना, तो 10,000 रुपये गिन के दुकान वाले को देते हैं ना, एक आवाज़ आता है, कचर कचर कचर, ऐसा लगता है दिल का टुकड़ा दे रहे हैं। यस, करेक्ट। और आप जब ऑनलाइन करते हैं ना, उसमें आता है टून टून टून। ये टून टू टू में इमोशंस नहीं आते हैं। वेरी गुड। तो आज के डेट में डिजिटल स्पेंडिंग जो है ना सर, लोगों का खर्चा करने का पैटर्न को चेंज कर देगा सर। सर जब एक एयरपोर्ट में किसी बंदे को मैं देखता हूँ 350 का कॉफ़ी पीते हुए, स्कैन ऐसे करता है ना सर, और वहीं पर उसको कैश देना पड़े ना सर, दोनों में माई साइकोलॉजिकल डिफरेंस होगा। आप देखिए सर, ये इसमें कुछ गलत सही मैं नहीं कह रहा हूँ, ये है साइकोलॉजी, इट्स ऑल ह्यूमन साइकोलॉजी। हमें कैशलेस होना है, कहाँ कैशलेस होना इंपॉर्टेंट है? हर जगह आप कैशलेस हो नहीं पाएंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में कहीं ना कहीं आपको वो रिकॉर्ड, जापान में आप देखिए ना, जापान में एक तरीका है मनी मैनेजमेंट को हम बोलते हैं काकीबो। काकीबो इज अ जापानीज वे ऑफ मैनेजिंग मनी। हर चीज के लिए एक डिसिप्लिन है। वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए बजट है, वहाँ पर मूवीज के लिए बजट है, वहाँ पर राशन के लिए बजट है। वो कहते हैं आप बजट नहीं करेंगे ना, काम नहीं होगा सर। और ये टॉपिक लोगों को बाहर से बहुत सिंपल लगता है कि बाद में देख लेंगे। अभी 6 साल पहले मैं एक इवेंट कर रहा था, मैंने बोला कि आपको बजटिंग करना है, बचत करना है एंड ऑल दैट। एक लड़का क्या खड़े होकर बोलता है, अरे सर इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं पैसे को लेके, जो होगा देख लेंगे, देखा जाएगा। उसने ये स्टेटमेंट कहा मुझे 6 साल पहले कि जो होगा देखा जाएगा। और वही लड़का आज से 6 महीने पहले कॉल करके क्या बोल रहा है पता है सर? बोलता है सर जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। तो जो लोग बोलते हैं ना जो होगा देखा जाएगा, बाद में क्या बोलेंगे? जो हो रहा है देखा नहीं जा रहा है। जो गैर जिम्मेदार हैं, इररेस्पॉन्सिबल, इरेशनल, इलॉजिकल लोग ना ये वाली बात करेंगे सर। कैसे आप कैसे देखा जाएगा सर? सर मेरी 11 साल की बेटी है, आज से 10 साल बाद एजुकेशन का पैसा लगेगा, मैं कैसे बोल सकता हूँ कि देखा जाएगा? मेरी 7 साल की दूसरी बेटी है, 13 साल बाद पैसा लगेगा, कैसे बोल सकता हूँ देखा जाएगा? करेक्ट। यस और नो? तो एक शायर कहते हैं, वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। वक्त बर्बाद करने वाले को वक्त बर्बाद करके छोड़ेगा। जो अपने आप को हालात के भरोसे छोड़ेगा, हालात उसको कहीं का नहीं छोड़ेगा। बस यही है मनी मैनेजमेंट। तो यू हैव टू बी वेरी डिसिप्लिन प्लान फॉर दैट। तो हमने बजट पे भी बात कर ली। अब लास्ट जो हमारा बी है, वो हमारे पॉडकास्ट का जो फर्स्ट हाफ है, वो बिहेवियर पे आके थोड़ा सा, क्योंकि मैंने भी जितना समझ पाया हूँ या मैंने जितना लोगों से जब मैं बातचीत करता हूँ, मिलता हूँ लोगों के साथ, जब इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग होती है तो लोगों का बिहेवियर जो होता है वो अलग अलग होता है। तो आपसे मैं ये जानना चाहूँगा धनंजय साहब कि पैसे बनाने में या मनी जनरेट करने में या वेल्थ क्रिएट करने में बिहेवियर का कितना बड़ा रोल होता है? मुझे लगता है कि अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो शॉर्ट टर्म में इट्स ऑल बिहेवियर। शॉर्ट टर्म में ना इन्वेस्टिंग का रूल कहता है कि शॉर्ट टर्म में बिहेवियर इतना हावी होता है, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा दिक्कत ये है जानकारी, और जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा उतना बिहेवियर इम्पैक्ट होगा। एक रिपोर्ट कहता है कि पिछले 40 साल में जितना पैसा मार्केट में बना है उतना पैसा इन्वेस्टर नहीं बना है। अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड निकालेंगे जितना द काइंड ऑफ रिटर्न द मार्केट इज गिवन, उतना रिटर्न इन्वेस्टर नहीं बना है। उसका कारण क्या था? तो उसका एक ही कारण था, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारी की अभाव थी। और ये रिपोर्ट का सेकंड पार्ट क्या कहता है? आने वाले 20 साल में मैक्सिमम लोग पैसा क्यों नहीं बनाएंगे पता है? जानकारी ज्यादा हो, बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। करेक्ट। तो ये जो बिहेवियर है ना सर, ये बिहेवियर मैनेजर, एडवाइजर का काम वही है सर। एडवाइजर का काम एक ही है। एडवाइजर का काम क्या है पता है सर? मुझे लोग मेरे को सवाल पूछते हैं एडवाइजर क्या काम करता है सर? सबसे बड़ा काम जो एडवाइजर का है ना, एडवाइजर का काम है क्लाइंट को क्लाइंट से बचाना, खुद से खुद को बचाना। सबसे बड़ा दुश्मन क्लाइंट का खुद होता है। वो एक खबर आती है उसमें अलग अलग रिपोर्ट्स आ जाते हैं। तो मेरा हर निवेशक जी यहाँ बैठे हैं सर, आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा आपके इन्फॉर्मेशन के ऊपर। और याद रखिएगा सर, एक होता है कैरियर और एक होता है इन्वेस्टमेंट। कैरियर के सब्जेक्ट में आप जितना नॉलेज रखेंगे उतना कैरियर में ग्रोथ होगा,
और इन्वेस्टमेंट में जितना आप नॉलेज रखेंगे उतना कम रिटर्न मिलेगा। ओके। उसका रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है सर। तो आपका जो फंडामेंटल बिजनेस है ना, फॉर एग्जांपल आप फोटोग्राफर हैं, जो हमारे कैमरामैन यहाँ बैठे हैं, आप समझिए कि फोटो शूट और कैसे कर सकते हैं, कैमरा का क्वालिटी बेटर कौन सा होगा, एंगल कौन से होंगे, बैकग्राउंड क्या बेटर हो सकता है, ये आपका एरिया है। तो जो उस फील्ड में आप चैंपियन बन जाइए। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं हर ब्रह्मांड के हर फील्ड में चैंपियन बन जाऊंगा, वहां पर आप फंस जाएंगे। माई रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स इज, जिस फील्ड में आप चैंपियन उसमें चैंपियन बन जाइए, जहां से आपकी रोटी आती है और जहां पर उस रोटी के पैसा आता है और जो सरप्लस पैसा बचता है ना, वहां पर आप चैंपियन कम बनेंगे तो ज्यादा पैसा बनाएंगे। अब यूएस का डेटा देखिए सर, यूएस में डेटा कहता है कि मैक्सिमम लोगों ने जो पैसा बनाया है यूएस में, किन्होंने बनाया पता है सर? जो जीवित नहीं है। ओके। जो नहीं देख रहा है ज्यादा पैसा बना रहे हो, जो देख रहा है वो कम पैसा बना रहा है। तो स्टॉक मार्केट का एक प्रिंसिपल है, स्टॉक मार्केट का प्रिंसिपल कहता है अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना है तो आपको 10 साल लगेगा। कितना साल लगेगा सर? 10 साल। 10 साल। और अगर आपको जल्दी है तो 15 साल लगेगा। ये रूल है। तो जिसको जितना जल्दी होता है उतना उसको कम रेट से पैसा मिलता है। यू हैव टू गिव टाइम, यू हैव टू ट्रस्ट योर एडवाइजर एंड यू हैव टू बिलीव इन द इकोनॉमी सर। बिहेवियर जो है ना वो इन्फॉर्मेशन का खेला है। अभी इंडिया पाकिस्तान का वार होने वाला था मई में, लोगों ने पैसा निकाल लिया। मैंने बोला सर पैसा क्यों निकाला? बोला सर आप नहीं देख रहे वार होने वाला है। तो मैंने बोला कि सर आपने अपना खुद का दुकान और फैक्ट्री बंद कर दिया। बोलता नहीं हमारा तो चल रहा है। तो मैंने बोला आपको क्या लग रहा है कि बाकी सब दुनिया बंद हो जाएगा और आपका दुकान और फैक्ट्री चलता रहेगा? तो कभी कभी सर अगर कोई बंदा एडवाइजर से कनेक्टेड नहीं है ना सर, वो जब खुद के डिसीजन खुद लेता है ना, गलतियां बहुत ज्यादा करेगा सर। तो आयुष्मान खुराना की एक मूवी है ड्रीम गर्ल, यस, अगर आपने देखा होगा, तो बंदा उस मूवी में कहता है इस दुनिया में सब गलत है, जो कम गलत है वही सही है। वेरी गुड। तो आपको इन्वेस्टमेंट में सही नहीं होना है, आपको कम गलत होना है। जिसने गलती कम की है वही चैंपियन है सर। अब वारेन बफेट साहब का एग्जांपल लीजिए ना सर, उनका 2022 का रिपोर्ट पढ़ी है, उनका जो बर्कशायर हैथवे का जो एनुअल कॉन्फ्रेंस होता है, उन्होंने क्या लिखा है कि 12 से 15 स्टॉक ने उनको पैसा बना के दिया है। उन्होंने 2000 प्लस स्टॉक में पैसा डाला था। बोलते हैं कि मैंने पैसा इसलिए बनाया कि मैं इसलिए नहीं बनाया कि मैं ज्ञानी था, इसलिए बनाया क्योंकि यूएस में रिटर्न जनरेट हो गया। तो यू नीड टू हैव अ गुड मार्केट टू क्रिएट वेल्थ एंड दैट इज अ कॉम्बिनेशन फॉर वेल्थ क्रिएशन। तो बिहेवियर का रोल है सर। और इन्वेस्टिंग में हम फॉर्मूला में यही कहते हैं सर, इन्वेस्टिंग इज मोर ऑफ टेम्परामेंट रादर देन नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज का रोल इतना है और टेम्परामेंट का रोल इतना ज्यादा है, और ये कॉम्बिनेशन में अगर आप काम करते हैं तो एक बेहतर निवेशक बन सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि सेंसेक्स और सेंसेस, करेक्ट, ये दोनों चीजों को आपको ध्यान में रखना है। मतलब आपको सेंस होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। एक्चुअली आपके सेंसेस ही तो इम्पैक्ट कर रहे हैं सर। आपका सेंसेस ही जो है ना वो इम्पैक्ट कर रहा है। मेरे को इन्वेस्टर कहता है कि सर मैंने पिछले 40 साल में इतना पैसा बनाया मार्केट में, उतना तो नहीं बनाया है। मैंने उसको वही कारण है कि लोग सेंसेक्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जबकि कंट्रोल को अपने सेंसेस को करना है। एंड दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट ऑल अबाउट। वेरी गुड। हमने 4 जो बी थे उनमें से हमने बिहेवियर देखा, हमने सबसे पहले बचत देखा, उसके बाद हमने बचत, बजट और बिहेवियर हमने देखा। अब जो चौथा जो पिलर है, जिसे मैंने शायद सबसे पहले बोला था, आपने कहा था नहीं सबसे आखिरी में जो इम्पोर्टेंट है, वो है बाजार। तो बाजार को लेके लोगों के जो मिथ है कि बाजार क्या है, बाजार को किस तरीके से लोगों को देखना चाहिए, हमारे दर्शक भी जो देख रहे हैं, हमारे व्यूअर भी ये जानना चाहते हैं कि बाजार जो है इसको समझने के लिए कितनी बुद्धि की जरूरत है, या क्या बाजार को हमें समझना चाहिए या बाजार को उसके हालात पे छोड़ देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को लेके जब हम इस बात को करते हैं, मुझे लगता है कि आपके जो आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो बहुत कंड्यूसिव है बताने के लिए बाजार जा कहाँ रहा है, ट्रेंड कहाँ पर है, दिशा कहाँ है, लोग चाहते क्या हैं, लोगों के प्रेफरेंस क्या हैं, लोगों का माइंडसेट क्या है, फ्यूचर में लोगों के खर्चे के पैटर्न कैसे होंगे। तो वो अगर आप थोड़ा सा वो स्टडी करो ना, यू बिकम ग्रेट इन्वेस्टर। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, अभी भी बिलासपुर जैसे शहर में ज़्यादा पैसा किनके पास है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है या 30 साल से कम है? स्वाभाविक है कि जो 30 साल से ऊपर है, 30 साल से ऊपर है। एग्रीड। आई एम श्योर कि अगर आप मैक्सिमम लोगों को पूछोगे तो सवाल का जवाब यही आएगा। अब मेरा दूसरा सवाल, मोबाइल ज़्यादा किसका महंगा है? जिनका उम्र 30 साल से ऊपर है कि 30 साल से कम? बस आप ही ने जवाब दे दिए। आज का जो इंडियन इकोनॉमी है ना, इसको ड्राइव करेगा आज का युवा, और आज की जो पीढ़ी है खर्चा करने वाली पीढ़ी है, और आपकी जो पीढ़ी थी वो पैसा बचाने वाली पीढ़ी थी। और आज का युवा को ज़्यादा टेंशन है, आज की जो पीढ़ी है ना उसको ज़्यादा टेंशन है। उसको खुद का भी पैसा सल्टाना और पापा का भी पैसा सल्टाना है। उसको पता है कि पापा ने जितना बचाया पापा तो सल्टा नहीं पाएंगे, ये मैं भी सल्टाऊंगा इसको।
मतलब ये दो reflect जिम्मेदारियां करेगा। उसके पास ये जिम्मेदारी दोनों उसके पास, ये रिफ्लेक्ट करेगा इकोनॉमी पे। तो सर जब हम कभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट के ना, आप देखो ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, जो मुझे नहीं पता है कि ये गलत है सही है एक इंडिविजुअल के बेसिस में, पर ये देश के लिए बहुत अच्छा है। ओके। तो जब मोदी जी कहते हैं ना अच्छे दिन आएंगे, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो इंडिया के बारे में बोल रहे हैं। ये इंडिया के लिए बहुत अच्छा दिन है, जहां पर लोगों की जितनी स्पेंडिंग होगी ना, देश का इकोनॉमी उतना बड़ा बढ़ता है। क्योंकि इकोनॉमिक्स का एक प्रिंसिपल है, किसी का खर्चा किसी की कमाई है। तो अगर आज आप मुझे 10,000 दे रहे हैं, तो आपका क्या है, खर्चा है, मेरी क्या है, इनकम कमाई है। अगर आपका खर्चा 5 साल बाद 20,000 हो जाएगा, तो मेरा इनकम 20,000। 20,000। यानी लोगों के जब खर्चे बढ़ेंगे तो इनकम बढ़ेंगे, और जब खर्चा बढ़ता है, इनकम बढ़ता है, तो देश बढ़ता है। और ये है इंडिया ग्रोथ स्टोरी। ओके। और मतलब इंडिया ग्रोथ, आपका ये कहना है कि कंजम्पशन जितना ज्यादा होगा, Absolutely. बाजार में जितना ज्यादा पैसा आएगा, Correct. उतना ज्यादा इकोनॉमी को सपोर्ट करेगा। क्योंकि कारण क्या है कि जब इकोनॉमी की हम बात करते हैं, कोई भी अर्थव्यवस्था, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, ऑल दैट, आप सबका पर कैपिटा इनकम देखिएगा। अगर आप इंडिया की पर कैपिटा इनकम बात करें, $2,500 के आसपास है। चाइना का इसका 6 गुना ज़्यादा के आसपास है। और यूएस का आप अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो मे बी सर यूएस का 60,000 के आसपास है। तो हर इकोनॉमी में ना एक जब इकोनॉमी की बात करते हैं, जो निवेशक होते हैं या जो कंज्यूमर होते हैं, अगर वो खर्चा नहीं करेंगे, इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो एक सिंपल मैट्रिक्स है कि इंडिया को 3 चीज ड्राइव करेगा। पहला यूथ, दूसरा वुमेन बिकमिंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ वर्कफोर्स, महिलाएं जो वर्कफोर्स में हिस्सादारी कर रही हैं, ये वाला पार्ट बहुत बड़ा जाएगा। सर अभी भी भारत में मेरे को लगता है कि 15 से 17% महिलाएं वर्किंग में हैं। टेक्निकल वर्किंग मतलब जो घर से बाहर निकल के आती हैं प्रोफेशनल लाइफ में। बाकी इंडिया में हर वुमेन ही वर्किंग है। बहुत जन कहते हैं ना कि मेरी वाइफ कुछ नहीं करती, वो गलत स्टेटमेंट है। मेरी वाइफ होम मेकर है। कभी किसी वाइफ हाउस पे वाइफ नहीं होती, वो होम मेकर होती है, वो घर को मैनेज करती है, डायरेक्टर ऑपरेशन एट होम है। तो कोई घर पे अंदर काम करते हैं, घर के बाहर काम करती हैं, दोनों अच्छा है। बट कहीं ना कहीं जब एक फाइनेंशियली एक लेडी ऐड करती है वैल्यू फैमिली में, वहां पर फैमिली का पैटर्न बदल जाता है। आज देखो आप अगर हमारी डेमोग्राफी को देखें, उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। संजय सर आपने कोई बात बताओ, अभी भी अगर आप थोड़े से 15, 20, 25 साल पहले चले जाएं, तो नॉर्मल फैमिली पैटर्न क्या था पता है? पापा जॉब पे जाते थे, ड्यूटी पे जाते थे, मम्मी घर संभालती थी, 3 बच्चे होते थे। अब चेक कीजिएगा कि आप लोग भी 3 भाई बहन होंगे या हम लोग भी 3 भाई बहन होंगे। यानी कमाने वाला 1, खाने वाले 4, 5। पापा भी आके खाएगा, राइट? पिताजी भी तो घर पे आके खाएगा ना। अभी पापा भी कमा रहा है, मम्मी भी कमा रही है, बच्चा कितना हो रहा है? 1 या मैक्सिमम 2। अभी क्या कह रहे हैं, 1 बच्चा पैदा करो, इसको अच्छा कपड़ा, अच्छा एजुकेशन, अच्छा हेल्थ, एंड दैट इज व्हाट न्यू इंडिया इज ऑल अबाउट। सर यहाँ पर बिलासपुर में जूडियो खुल गया होगा, जूडियो करके एक ब्रांड है, आई एम श्योर इसका शोरूम होगा। जूडियो ने क्या किया है पता है? जो आदमी फुटपाथ से खरीद रहा था, आज वो मॉल से ले रहा है, क्योंकि वही 250-300 का टी-शर्ट उसको मॉल पे मिल जाता है। एंड दिस इज न्यू इंडिया फॉर यू। जब वो फुटपाथ से खरीदता है तो फॉर्मल इकोनॉमी में चीज़ें नहीं आती, अभी इसको बोलते हैं फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। वही आदमी जब मॉल से लेता है तो जीएसटी देता है, और जीएसटी देता है और उसकी इनकम जो बैंक में पैसा ट्रांजेक्शन होता है, तो इकोनॉमी में एक रोटेशन चालू हो जाती है। दैट्स कॉल्ड फॉर्मलाइजेशन। आज के में आप बिलासपुर का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? बिलासपुर में मैग्नेटो मॉल है। मैग्नेटो मॉल है। आप मैग्नेटो मॉल जाइएगा, 80% वहाँ पर क्राउड आपको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास दिखेगा। और वो फूड कोर्ट के खाता होगा मैकडोनल्ड्स का पिज्जा या बर्गर एंड ऑल दैट। उनके लिए वो एस्पिरेशन है। एक हर क्लास इवॉल्व हो रहा है। जो आदमी ठेले गाड़ी से चाट पकौड़ा खा रहा था, आज वो वहां पर जाके 80 रुपए का बर्गर खा रहा है। ये एस्पिरेशन है, हर आदमी की ख्वाहिश होती है ना। जो आदमी साइकिल चलाता है उसकी बाइक की ख्वाहिश होती है, जो बाइक चलाता है उसकी कार की ख्वाहिश होती है। भारत में बहुत बड़ा मेजर चंग बाइक चलाता था, अब सबकी कार की ख्वाहिश आई। अभी जीएसटी उत्सव चला एक, ये पहली बार एक फेस्टिवल हो जो कि टैक्स के ऊपर है। ब्रह्मांड में मुझे लगता है कि भारत ही ऐसा देश है जो टैक्स को एक सेलिब्रेशन कर सकता है। और जीएसटी उत्सव में आप देखिए सर, अगर आपके कोई मित्र जो कार के शोरूम के डीलर हैं या फिर जिनका कार का शोरूम है, उनको पूछिए इस बार कैसा व्यापार था। ब्लॉकबस्टर से सर, ब्लॉकबस्टर। आज से 8 महीने 6 महीने पहले जो ऑटो सेक्टर में जो मतलब धीमी गति से जो बढ़त थी, वो अचानक से दिवाली और ये जीएसटी के बाद से बूम हो, और लोग ऐसे लेने से फ्री में मिल रहा है। यस, मतलब जो जीएसटी कटा उनको लगता है कि मेरे को कार फ्री में आ रही है सर। ये सारी चीजें ना सर रिफ्लेक्ट करेगी इकोनॉमी में सर। तो आने वाला 20-25 साल इस देश में एक अलग लेवल पे जाने वाला है। और जितने भी निवेशक हमको सुन रहे हैं, ये आपका गोल्डन एरा होगा वेल्थ क्रिएशन का। और जिस निवेशक ने ये अपॉर्चुनिटी छोड़ दिया सर, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी उनके लाइफ टाइम में ये अपॉर्चुनिटी वापस आने वाली तो नहीं है। तो ये आने वाला 20-25 साल आप ये रिस्क नहीं ले सकते इन्वेस्टमेंट नहीं करने का। तो अगर आपने पैसा नहीं डाला है तो ये सबसे बड़ा रिस्क होगा। एक लेखक ने कहा है, द ग्रेटेस्ट रिस्क इन लाइफ इज नॉट टू टेक रिस्क।
और अभी ये जो रिस्क अगर आप ये ले रहे हैं तो आने वाले 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद आपका नेक्स्ट जनरेशन इसका इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। तो कहीं ना कहीं समझदार बनिए, अपने सलाहकार से बात कीजिए और पार्टिसिपेट कीजिए इंडिया ग्रोथ स्टोरी। वेरी, मतलब ये जो 2047 जो मोदी जी ने हमारे जो सपना एक दिखाया है, वो आपने जो कहा कि वो इंडिया के अच्छे दिन आने के लिए है। करेक्ट। और इंडिया की यदि आप जिस घर पे रहते हो उसके अच्छे दिन आ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि एब्सोल्युटली ये देश का जीडीपी तो बढ़ेगा, बट आपको चेक करना है कि आपका जीडीपी सही है कि नहीं है। थोड़ी देर पहले आपने कहा ना कि मार्केट ने तो रिटर्न बनाया है, लेकिन इन्वेस्टर के बिहेवियर ने रिटर्न नहीं बनाया। और सेम चीज यदि वही बिहेवियर को लेके आज हमारे जो व्यूअर है वो भी मतलब ये चीज सुन रहे हैं कि सेम बिहेवियर जो पैटर्न पुराने थे इन्वेस्टमेंट के, उनको लेके यदि आज वो चलते हैं तो आगे आने वाले अच्छे दिन तो आएंगे, लेकिन उनके लिए वैसे ही दिन रहेंगे जैसे वो पहले। एब्सोल्युटली। तो मार्केट का जीडीपी जैसे आपने कहा इन अलाइन है, इन्वेस्टर का जीडीपी पे काम करना है। इन्वेस्टर का गोल क्या है, इन्वेस्टर का ड्रीम क्या है, इन्वेस्टर का प्लान क्या है। अगर आपका गोल, आपका ड्रीम और आपका प्लान आपको क्लियर नहीं है तो देश का जीडीपी से ज़्यादा आपको फर्क करने वाला नहीं है। तो उस बैलेंस आपको करना पड़ेगा। हमारे व्यूअर जी सुन रहे हैं तो इन्होंने जो जीडीपी बोला वो हमारा सेल्फ का एक जीडीपी की बात की है उन्होंने, कि हमारा एक गोल होना चाहिए, हमारा एक ड्रीम होना चाहिए और हमारा एक प्लान होना चाहिए। तो देश की जीडीपी के साथ जब आप अपनी जीडीपी को जोड़ देते हैं और उसके पहिए से पहिए मिला के जब हम दौड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारी देश की भी प्रगति होती है और हमारे वेल्थ क्रिएशन की भी प्रगति होती है। तो चलिए धनंजय साहब, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने शुरू से बाजार, बिहेवियर, बजट और बचत पे बात किया, हमने मनी को लेके बात किया। हमारे व्यूअर अब ये जानना चाहते हैं आपसे कि इन्वेस्टमेंट को लेके बहुत सारे मिथ हैं बाजार में कि इन्वेस्टमेंट के लिए हमें बड़ा पैसा चाहिए, हमें ज़्यादा पैसा जब होता है तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है और कितनी जल्दी हम पैसे को डबल कर सकते हैं। अभी आप देख रहे होंगे, मैं आपसे ये चर्चा करना चाहता हूँ कि अभी हम देख रहे होंगे कि पढ़े लिखे जो लोग हैं ये लोग अभी ट्रैप में फंस रहे हैं। और किस ट्रैप में फंस रहे हैं कि पैसे को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 2 गुना हम 2 साल में, 1 साल में, 3 महीने में, 6 महीने में। अभी एक डेटा मैं देख रहा था कि 7,000 करोड़ रुपए की ठगी हुई है लोगों की। तो इसके बारे में आप हमारे व्यूअर को क्या राय देना चाहेंगे, क्या जानकारी या बताना चाहेंगे? एक इंग्लिश में कहावत है, स्लोली इज द फास्टेस्ट वे टू रीच वेयर यू वांट टू बी। ओके। अगर आपको कहीं पहुंचना है ना तो उसका सबसे बेस्ट रास्ता है स्लोली। इन्वेस्टमेंट की दुनिया में बहुत अच्छा एप्लीकेबल होता है। अब मैं कारण इसलिए कह रहा हूं कि याद रखिएगा, बैंक के रिटर्न के ऊपर में जो भी आपको बोलता है ना कि रिटर्न दूंगा, उसके साथ रिस्क अटैच हो जाएगा। सिंपल रूल है, और कोई आपको मैथमेटिक्स करना ही नहीं एज ए इन्वेस्टर सर। तो अगर आपको जहां पर फिक्स मिल रहा है उसके ऊपर आधा % ज़्यादा मिलता है तो कुछ ना कुछ आप रिस्क ले रहे हैं उस आधे % के लिए। अब निवेशक जब मुझे बात करते हैं कि सर मेरे को पैसा डबल करना है, ट्रिपल करना है, चौपल करना है, आप कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जब भी आप निवेश करें 2 चीज़ चेक कर लीजिए। ये कोई जो आपको कहता है कि डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, कल 2 चीज़ चेक कर लीजिएगा, क्या ये सेबी से रजिस्टर्ड है और दूसरा क्या आरबीआई इसको रेगुलेट करती है। करेक्ट। अगर ये दोनों है और उसके बाद ये स्टेटमेंट दे रहा है कि हम डबल कर देंगे, गारंटी कर देंगे, सबसे पहले तो हमारे रेगुलेटर अलाउ करते नहीं है, ना ही आरबीआई अलाउ करते हैं, ना ही सेबी अलाउ करते हैं। जो अनरेगुलेटेड होते हैं वो तो आपको सर एक दिन में भी डबल कर सकते हैं सर। तो हम जितने भी हमारे दर्शक बैठे हैं, याद रखिएगा, अनरेगुलेटेड जहां पर आपकी जो रिस्क की जो सीमा है ना, आप खुद तय नहीं करते कि वो जहां पर पैसा डाल रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता कि वो नेक्स्ट दिन सर्वाइव करेंगे कि नहीं करेंगे। बहुत सारा बीच में चिटफंड का स्कैम चला, तो लोग कहते हैं कि अरे चिटफंड कंपनी ने पैसा लूट लिया। मैंने कहा इसमें गलती चिटफंड कंपनी की नहीं थी, इसमें गलती निवेशकों की थी। ग्रीड ही ना सर। जब बैंक हमको 6-7% दे रहा है और कोई कह रहा है कि मैं साल का 36% दूंगा, तो आपको अपना दिमाग लगाना चाहिए था, साल का 36% कैसे देगा। जो आपको 36 दे रहा है और जो आपको बेचने आ रहा है उसको भी कमीशन मिलेगा 6-7%, और जो पैसा लगाएगा उसको भी एटलीस्ट 5, 10, 20, 25% कमाना है। तो अगर जिस बिजनेस में हम 50, 60, 70% कमा सकते हैं और हम गारंटी दे रहे हैं, बिजनेस गारंटी का मॉडल नहीं है सर। तो आपको कहीं ना कहीं अपने रिस्क एपिटाइट को चेक करना पड़ेगा। तो एज अ इन्वेस्टर एक रिस्क एपिटाइट करके वर्ड होता है, वो आपको कौन बताएगा पता है? वही एडवाइजर जो जानते हैं इन्वेस्टमेंट की दुनिया। एजेंट और एडवाइजर में यही फर्क होता है, एडवाइजर आपको समझता है और एजेंट जो है प्रोडक्ट को समझाता है। यही सिंपल गैप, इससे ज़्यादा गैप नहीं है।
आपको अपना रिस्क एपिटाइट समझना है, रिस्क का मतलब लोगों को समझना होगा। संजय सर, मुझे लगता है कि अगर लोग रिस्क का मतलब समझ जाए ना, इन्वेस्टमेंट को दुनिया में चैंपियन हो सकते हैं। 90 अगर मैं लोगों को रिस्क का मतलब पूछता हूँ, जैसे रिस्क का मतलब क्या होता है, तो जनरली लोग क्या कहते हैं, नुकसान, डूब लॉस, जाना, पैसा डूब जाना। आंसर इज नो। रिस्क का मतलब होता है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। 90% लोग भारत में गरीब है क्योंकि उसका रिस्क का डेफिनेशन गलत है। सर, रास्ते में चलना रिस्क है, बाइक चलाना रिस्क है, कार चलाना रिस्क है, सीढ़ी चढ़ना रिस्क है, सीढ़ी से उतरना रिस्क है, अपने 5 साल के बच्चे को बस में स्कूल भेजना रिस्क है, शादी करना रिस्क है। रिस्क लॉस नहीं सर, रिस्क इज अनसर्टेनिटी। तो पैसा बनाने का फॉर्मूला है, वेल्थ क्रिएशन का फॉर्मूला है, इंटेलिजेंस प्लस रिस्क इज वेल्थ क्रिएशन। अगर आप इंटेलिजेंट आदमी हैं और आप रिस्क लेंगे तो पैसा बनाएंगे। उसका दूसरा फॉर्मूला क्या है पता है? इंटेलिजेंस प्लस इंटेलिजेंस इज फेलियर। तो अगर आप यूपी में जाएंगे ना, यूपी में वहां बस के पीछे लिखा होता है गरीब आदमी समझदार होता है। क्या लिखा होता है? गरीब आदमी समझदार होता है। उल्टा कीजिए, समझदार आदमी गरीब होता है। बस। तो जो आदमी अगर मगर तो करता है ना, लाइफ में ग्रो नहीं कर पाता है। हमारे पास पॉजिटिव सोचने वाला ऑप्शन ही नहीं है सर। एक निवेशक वही बेहतर निवेशक है जो आने वाला भविष्य बेहतर देखता है सर। इफ माई टुमारो विल बी बेटर देन टुडे, देन ओनली आई विल बिकम अ ग्रेट इन्वेस्टर। लाइफ में हर चीज अनसर्टेन है सर। कल सुबह मैं जिंदा नहीं रहेगा वही पता नहीं, आप रहेंगे वही पता नहीं है सर। हम काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इंसान, भगवान ने इंसान बनाया है, हम फ्यूचर को विजुअलाइज कर सकते हैं। सर, आपने कभी कोई देखा है जंगल में बकरी को कि अपने पिताजी का फोटो लगा के इतना कुछ छोड़ के गए हो? नहीं देखा होगा। लेकिन आप कोई मारवाड़ी सेठ की दुकान में चले जाइए, वहाँ दादा भी रहेगा, पिताजी भी रहेंगे। क्योंकि ये तो इंसान का फितर है ना सर। दे क्रिएट समथिंग फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। ये लग्जरी बकरी और शेर के लिए नहीं है। एंड दैट इज व्हाट वेल्थ क्रिएशन इज ऑल अबाउट। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सर ये मानसिक स्थिति जो हमने स्टार्ट किया था माइंडसेट से सर, ये इससे कनेक्टेड है। गलतियां तब होती हैं जब माइंडसेट क्लियर नहीं। जिसका माइंडसेट क्लियर है ना सर, वो आदमी बल्ले बल्ले है। मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था सर रायपुर का। सर, रायपुर मुझे एक अंकल मिले, उन्होंने अपना विजिटिंग कार्ड दिया, उन्होंने अपने नाम के आगे लिखा है स्वर्गीय। अच्छा, आप सोचो, आदमी सामने जिंदा खड़ा है और नाम में क्या लिखा है? स्वर्गीय। तो आप टेंशन में आएंगे ना कि पहली बार किसी को जिंदा देख रहा हूँ, नाम में स्वर्गीय लिखा है। तो मेरे को क्या बोलते हैं पता है? बोलते धनंजय भाई, मेरे को एक बात बताओ, जो आदमी भारत में रहता है उसे हम क्या कहते हैं? भारतीय। भारतीय। और जो स्वर्ग में रहता है? स्वर्गीय। स्वर्गीय। वो कहता है मैं तो स्वर्ग में रहता हूँ, उसे स्वर्गीय लिखा है। मतलब वो इस जहां पे रह रहा है उसे ही वो स्वर्ग मान के रह रहा है। वो यही कह रहे, वो कह रहे हैं जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, ना माने तो मर के देख। वो कहता धनंजय भाई, यही स्वर्ग यही नर्क है। और जो आदमी को ये स्वर्ग नहीं लगता वो बेहतर निवेशक बन ही नहीं सकता। और नहीं बनेगा तो गलती करेगा, और गलती करेगा तो वेल्थ क्रिएट नहीं करेगा। वेरी गुड। मतलब हमारे व्यूअर भी ये सुन रहे हैं, मतलब आपके हिसाब से हर चीज डिपेंड करती है कि बराबर मात्रा में आपको रिस्क भी लेना है, बराबर मात्रा में आपको सचेत भी रहना है, उसी मात्रा में आपको अपने गोल के नजदीक जाने की प्लानिंग भी करना है। मतलब हर चीज सिस्टमैटिक होनी चाहिए। सिस्टमैटिक रिस्क जब आप लेते हैं तो आप हमेशा ग्रोथ की ओर एब्सोल्युटली। आज सुबह मैं भुवनेश्वर से फ्लाई करके रायपुर में आया। भुवनेश्वर से रायपुर आना भी रिस्क था, लेकिन वो रिस्क को मैंने कैलकुलेट किया कि मैं इंडिगो एयरलाइन से आ रहा हूँ, वहाँ के पायलट ट्रेन है, डीजीसीए मॉनिटर करता है, टेक्निकल टीम चेक करती है कि फ़्लाइट ऑपरेशनल है कि नहीं है, जो पायलट चला रहा है उसको फ्लाइंग आवर का एक्सपीरियंस है, फिर आपने ड्राइवर भेजा, वो ड्राइवर का लाइसेंस है कि नहीं है, वो कितने साल से गाड़ी चला रहा है। तो सब चीज़ तो रिस्क है। वहाँ से आना भी रिस्क था, यहाँ पर वापस पहुँचना भी, यहाँ से वापस जाना भी रिस्क है। लेकिन हम जब प्रोफेशनल से काम करते हैं, रिस्क का परसेंटेज ड्रास्टिकली फॉल कर जाता है। जैसे विराट कोहली, जब विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं सर, हर गेंद अगर लग जाए ना माथे पे तो उनका डेथ हो सकता है। हर बॉल पे रिस्क होता है सर, हर बॉल पे रिस्क होता है। तो आप क्यों नहीं खेलते? मैं क्यों नहीं खेलता हूँ? क्योंकि विराट कोहली को रिस्क मैनेज करना मेरे से बेहतर आता है। तो जो आदमी आपसे बेहतर रिस्क मैनेज कर सकता है उसको लाइफ में ज्वाइन कर लीजिए, आपकी लाइफ आसान हो जाएगी। इसे हम बोलते हैं कैलकुलेटेड रिस्क। आप जो बाइक चलाते हैं तभी तो रिस्क होता है सर। हम जब आए इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट के लिए, वो भी तो रिस्क था। अगर हम ये पॉडकास्ट में अगर आप गाड़ी चला रहे थे, अगर आप आंख बंद करके गाड़ी चला रहे थे तो क्या होता? शायद हम यहाँ नहीं पहुंच पाते। यानी कहते हैं कि जब आप आंख बंद करके कुछ करते हैं ना, वो रिस्क होता है, और जब आंख खोल के करते हैं वो रिस्क नहीं होता है। और निवेश में जनरली आदमी आंख बंद करके ही करता है, आगे बढ़ता है। तो जहां पर आप आंख बंद है ना, वहां पर रिस्क है, जहां आंख खुला है वहां रिस्क की मात्रा गिर जाती है। बस आपको यही करने का है। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आगे और बढ़ते हैं।
अब हमारे दर्शकों को हम धीरे धीरे यहाँ तक तो लेके आ गए हैं। अब म्यूचुअल फंड को लेके हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि निवेश में जो तरीके होते हैं, तो अभी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के क्या फायदे हैं, या डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने के क्या फायदे हैं? क्या एक इन्वेस्टर को खुद से निवेश करना चाहिए या एक एडवाइजर को उसके साथ होना चाहिए? तो यहाँ पे किस तरीके की बातें जो एक दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि निवेश करने में एडवाइजर का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है? सर मुझे लगता है कि जब एक निवेशक से हम पूछते हैं कि सर आपका पैटर्न इन्वेस्टमेंट क्या है, अब हर एक निवेशक का एक स्टार्टिंग पॉइंट अलग होता है। अब इसमें गलती शायद उनकी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, चाहे वो एडवाइज़र की अभाव हो या कुछ भी हो। अब लोग मुझे कहते हैं कि सर इसका शुरुआत कैसे किया जाए। मुझे सिंपल क्लैरिटी है, आप पहले अपने आप को ये पूछो कि क्या ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मैं बात कर रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन का आंसर यस है क्या? अगर एज अ निवेशक आपका ये क्वेश्चन, ये पहला सवाल, क्या आपको मार्केट को लेकर समझ अच्छी है? अगर आप मार्केट को लेकर समझ अच्छी रखते हैं, बैलेंस शीट पढ़ पाते हैं, जियो पॉलिटिकल रिस्क समझते हैं, फिनेंशियल रेशियो समझते हैं, आरबीआई के गवर्नमेंट का जो पॉलिसीज है उसको आप डिकोड कर सकते हैं, आपको फिनेंशियल मार्केट का पकड़ है, तब आप अपने आप से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। दैट इज द फर्स्ट पार्ट कॉल्ड समझ। द सेकेंड इज कॉल्ड समय। संजय सर, दिन भर ऑफिस के काम करने के बाद या व्यापार करने के बाद मैं जब रात को घर पे आता हूँ, मेरा प्रायोरिटी मेरे बच्चे हैं, मेरे माता पिता हैं, वाइफ हैं, और मेरा फ्रेंड सर्कल है, या फिर मेरा फिटनेस है। उसके बाद टाइम मिलता तो मैं फिर वो मनी कंट्रोल या जो भी मनी मैनेजमेंट है वो मैं करूँगा। लेकिन आप सोचते हैं घर पे आके आप वही मनी मैनेजमेंट में लग जाएंगे, फिर रिपोर्ट पढ़ेंगे, न्यूज़ पढ़ेंगे, कौन सा स्टॉक बढ़ा गिरा। दैट इज़ नॉट लाइफ सर। आपने अपने ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, और जो आदमी अपनी ह्यूमन कैपिटल के लिए पैसा नहीं रखता है, एक समय आएगा जब आपका ह्यूमन कैपिटल आपके इस पैसे को खा जाएगा। इसको बोलते हैं समय। और तीसरा होता है स्वयं। अगर आपके अंदर में संत वाला गुण है, मार्केट का खबर इन्फॉर्मेशन से आपको कोई लेना देना नहीं है, आप पूरा न्यूट्रल रहते हैं, आप पोर्टफोलियो देखते नहीं हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ये संत वाले गुण है, इसे हम संत क्या कहते हैं, क्योंकि 100 में से, 1000 में से, लाखों में से 2-3 जन के पास होता है सर। हर आदमी संत नहीं होता है। संत बनने के लिए भी वो संत वाला गुण चाहिए। आप देखिए 1 करोड़ में से आबादी में से 5 लोग दीक्षा लेते होंगे, यानी 5 लोगों के पास वो गुण है, बाकी लोग जो है वो नहीं ले पाएंगे, उनके ऊपर जिप पे कंट्रोल नहीं है सर। यस सर, नो, दैट्स अ फैक्ट। तो अगर आपको लगता है मेरे संत वाले गुण है तो भी आप खुद कर सकते हैं। जहां पर ये तीनों सवाल का आंसर नो है, वहां पर एक एडवाइजर का जरूरत पड़ेगा। जहां समझ की कमी है, जहां स्वयं की कमी है, और जहां पर आपके अंदर में संत वाला गुण नहीं है, स्वयं में कंट्रोल नहीं है, वहां पर आपको एक सलाहकार हेल्प करेगा। लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं। लोग अभी इंडिया में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको बात करनी है ना सर, म्यूचुअल फंड आपने बात किया, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टर 6-7 करोड़ ही होंगे, लेकिन जो ड्रीम 11 है ना उसमें 13 करोड़ लोग हैं, 14 करोड़ लोग हैं। जो रम्मी है उसमें 16-17 करोड़ लोग हैं। तो आप जो लोग बोलते हैं ना इंडिया में लोग रिस्क नहीं लेते हैं, मैं कहता हूँ इंडिया में रिस्क सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग में लोग लेते हैं, फिर वो समझते हैं कि इतना रिस्क मेरे औकात के बाहर है, फिर वो आस्ते 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 म्यूचुअल फंड में आ जाते हैं। तो लेंगे स्टार्टिंग रम्मी से, ड्रीम 11 से, फ्यूचर ऑप्शन से, इंट्राडे से, टेक्निकल से, उसके बाद में आएंगे म्यूचुअल फंड SIP के। तो ये जब तक वो वहाँ से एक्सपीरियंस करके यहाँ नहीं पहुँचते ना, उनको पता नहीं चलता आगे है क्या सर। जब हम ग्राफ बात करते हैं, अभी देखो आज के डेट में यूट्यूब में चल रहा है 2000 रुपये का कोर्स अटेंड कीजिए, आप ग्राफ देखिए, सीखिए। सर ये कोर्स बहुत अच्छे हैं, कोर्स में खराबी नहीं है सर। इंपॉर्टेंट ये टेम्परामेंट कहाँ से लाएंगे सर। जब मार्केट गिरता है, जब आपका पैसा टूटता है ना सर, आपका हाथ काम नहीं करता है, बिहेवियर में आपका कंट्रोल नहीं रहेगा सर। जो पढ़ाने वाला वो गलत नहीं है सर, एग्जीक्यूशन में गलती आ जाएगी। तो स्टॉक में पैसा बनेगा बिकॉज ऑफ लक, म्यूचुअल फंड में बनेगा बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन। स्टॉक है शिकार की तरह, आप डेली शिकार पे निकलते हैं। म्यूचुअल फंड है फार्मिंग की तरह, खेती की तरह, आपको खेती बाड़ी के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको जल्दी चाहिए कि ज़्यादा चाहिए? स्टॉक में आप जल्दी के लिए तैयार करते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको ज़्यादा पैसे बनने का फोकस होना चाहिए। 15% के फोकस मत कीजिए सर, 15 गुना पे फोकस कीजिए सर। वेरी गुड। तो फोकस शुड बी 15 टाइम्स, नॉट 15%। अगर ये हो गया तो अब वहाँ पर आप एक निवेश की दुनिया में एक बेहतर अपने फाइनेंशियल लाइफ को डिजाइन कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका ये कहना है कि आपको रिटर्न को चेज नहीं करना है। नहीं, आपको आपकी प्लानिंग, आपके गोल, जो हमने शुरू में स्टार्टिंग में बात की, कि प्लानिंग और गोल को लेके जब आप, यदि आपका देखिए, जब मतलब मेरा भी एक ये कहना है, मैं अपने दर्शकों को भी ये बोलना चाहूँगा कि आपका गोल यदि 12% के रिटर्न से फुलफिल हो रहा है तो आपको फिर 15% का रिस्क नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? 100%। तो देखो एक कहावत है इंग्लिश में कि एनीथिंग दैट कॉस्ट योर पीस इज कॉस्टली। जो चीज़ आपकी सुकून लेती है ना वो चीज़ महंगी है। कुछ भी हो सर, अगर आपका 6% में पैसा बन रहा है और आप खुश है ना सर, 6%,
इंपॉर्टेंट ये नहीं कि 6 है कि 25 है कि 50 है कि 40 है, इंपॉर्टेंट है गोल। सर मैं आपको पूछता हूँ सर, अभी ये पॉडकास्ट के बाद आप कहाँ जाएंगे? घर जाएं? घर जाएंगे। आपका घर कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास। 2 किलोमीटर के आसपास है। आप कितना स्पीड में गाड़ी चलाएंगे? ये तो ट्रैफिक पे डिपेंड करता है कि एवरेज आपको क्या लगेगा, कौन कितने स्पीड में चलाएंगे? 40-50। ओके, मतलब ये कांस्टेंट रहेगा स्पीड? नहीं, मतलब 10 डिपेंड में भी करेगा। जाएंगे, आप कह रहे हैं 20 में 10 भी भी जाएंगे, जाएंगे, ब्रेक भी मारेंगे। 60-70 भी जा सकते हैं, 60 भी जा सकते हैं। यस, यानी आप कह रहे हैं कि सर मैं यहाँ से 2 किलोमीटर घर जाऊंगा, कितना स्पीड में जाऊंगा ये मैं आपको नहीं बता सकता हूँ। एवरेज क्या मैं बता सकता हूँ कि एवरेज क्या होगा, लेकिन कितने कांस्टेंट में जाऊंगा नहीं बता सकता हूँ। और इन्वेस्टर जिस दिन पैसा डालता है उस दिन क्या सवाल पूछता है कि आज से 20 साल बाद रिटर्न कितना मिलेगा। इंपॉर्टेंट ये नहीं कि रिटर्न कितना मिलेगा, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका टारगेट क्या है, घर पहुंचना, राइट। तो आप कभी ये नहीं चेक करते हैं 40 में चला रहा हूँ कि 30 में जा रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं कि मैं घर पहुंचना है। इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल ही घर है। ओके। और लोगों के साथ दिक्कत है कि लोग अपने फाइनेंशियल गोल को डिफाइन नहीं करते हैं, इसलिए लोगों का गोल होता है। एक हिंदी वाला गोल और दूसरा होता है इंग्लिश वाला गोल। हिंदी वाला गोल होता है GOOL और इंग्लिश वाला होता है GOAL। और ये जो ए है आपका एडवाइजर है। ओके। आप जब डेली ऐप देखते हैं, डेली ट्रैक करेंगे, मार्केट को पैसा नहीं बनेगा। सर आप में कोई बात बताइए, पनीर का रेट ज्यादा होता है कि पनीर टिक्का का? पनीर टिक्का ज्यादा रेट ऑब्वियसली होता है पनीर टिक्का का। ये सर नो, इससे आपने क्या सीखा? इससे आपने ये सीखा कि जो टिक्के का उसका रेट बढ़ेगा। ये सर आप लोगों के साथ दिक्कत, आप लोग दिखते नहीं है। वो डेली ऐप खोल के बड़ा गिरा कमा चौधरी बनने का कोशिश करते हैं। सर आपको इन्वेस्टमेंट में चौधरी बनने का जरूरत नहीं है, आपको बनना है चाचा। क्या बनना है? चाचा। चाचा, क्योंकि चाचा ही चौधरी को कंट्रोल करता था एट द एंड ऑफ द डे। आपका एडवाइजर आपका चाचा है अगर आप चौधरी बन गए हैं तो। वेरी गुड। अगर जो आदमी चौधरी है उसको चाचा का जरूरत है, और जो चाचा है जो मैंने आपको बताया जिसके पास समझ समय तीनों है, तो फिर उसको चौधरी का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको पता है मैं खुद ही चाचा हूँ। वेरी गुड। तो दर्शक हमारे देख रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ हमें समझ में आना चाहिए। और ये शायद बहुत सारे लोगों को ये क्लियरिटी आ गई होगी कि इन्वेस्टमेंट को लेके जो मिथ है, या इन्वेस्टमेंट को लेके जो हम सोचते हैं कि रिटर्न ज़्यादा आने से हमारा पैसा ज़्यादा जल्दी बढ़ेगा, तो यहाँ आपकी बात सुन के हमें एक चीज़ समझ में आई कि आप गोल को पकड़ के रखिए और चलते रहिए, आप अपने गोल के पास पहुंचे। एब्सोल्युटली सर। और हमारा ऑप्शन नहीं है सर। आप जब रेलवे स्टेशन में जाते हैं, वहाँ टिकट बोलते, काउंटर में बोलते हैं टिकट दो, तो क्या बोलता है? कहाँ जाना, जाना कहाँ है? बस सर जिसको ये नहीं पता जाना कहाँ है, फिर वो प्लानिंग नहीं कर पाएगा सर। जब आपने अपने बच्चे के लिए पैसा डाला है तो लिखिए ना कि मैंने दिविसा के लिए पैसा डाला है। मैंने घर बना रहा हूँ तो लिखिए कि मैं घर बना रहा हूँ जहाँ मम्मी पापा आराम से रिलैक्स कर सकते हैं। जब आपने गोल डिसाइड कर लिया ना, फिर आपको गोल से कोई हिलाने वाला नहीं है। बट गलती आदमी करता है, गोल तो कर भी देगा, बिना एडवाइजर के यात्रा पूरी नहीं होगी सर। ये मैराथन है, ये 100 मीटर का रेस नहीं है सर। भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता का ज्ञान युद्ध के पहले दे दिया था। yes. और वो ज्ञान दे के द्वारका भी जा सकते थे। वहां पर रुक क्यों गए? वो रुके कि शायद अर्जुन बहक ना जाए। उनको पता था ज्ञान देने के बाद भी गलती करेगा। ये सुनो सर, ये ज्ञान का टॉपिक है ही नहीं सर, ये गलती का टॉपिक है। ज्ञान तो भरा हुआ है सर आज के डेट में, इंटरनेट में जितना ज्ञान है। और इंडिया में सबसे बड़ा दिक्कत यही है आज के डेट में सर। सबसे बड़ा इंडिया का दिक्कत ये है कि इंडिया में आज के डेट में लोग कम है, मोटिवेशन स्पीकर ज्यादा है। हर आदमी ज्ञान दे रहा है। पानी कैसे पीना उसका 6 वीडियो है सर। क्यों बोलता है खड़े होके पियो, टेढ़ा होके पियो, सो के पियो, जीरा का पियो, लहसुन का पियो, हल्दी का पियो। आदमी कंफ्यूज है कि पियो कि नहीं पियो। पानी पीने ही छोड़ दे। पंगा ये है। तो एक शायर कहते हैं कि जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, जब हम अनपढ़ थे तो गांव में रहते थे, आज जो पढ़ लिए हैं तो तनाव में रहते हैं। हर आदमी डिप्रेशन, एंजाइटी, ट्रॉमा, वो दिन भर रात को बड़ा पड़ा रहता है सर मोबाइल पे सर। 35 साल का लड़का पबजी खेल रहा है, कैंडी क्रश खेल रहा है, केले को संतरे से मिला रहा है। इस आदमी का बोलते, फिर मोदी जी कहते हैं भारत का युवा सर कैंडी क्रश खेल रहा है। क्या करेंगे ऐसे युवा का? ये सर ना सर, वो सोच नहीं रहा कि भाई मेरे समय की वैल्यू है, इस एज में अगर मैं पैसा नहीं कमाऊंगा आने वाले फ्यूचर में कैसे होगा सर। तो आप अगर कोई आर्मी कैंप में जाएंगे ना, उसके बाहर में क्या लिखा होता है? द मोर यू स्वेट एट द टाइम ऑफ पीस, द लेस यू ब्लीड एट द टाइम ऑफ वॉर। जब शांति का समय होता है जितना पसीना बहाएंगे, जब युद्ध का समय होगा उतना कम खून बहेगा। एंड दैट इज व्हाट मनी मैनेजमेंट ऑल अबाउट। जब आप यंग हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, पैसा बचा लीजिए सर। बच्चे 2 हो जाएंगे, 35-40 साल की एज हो जाएगी ना, पेरेंट्स के ऑब्लिगेशन, सोसाइटी के ऑब्लिगेशन, पैसा बचेगा नहीं सर। ये जो 25 से 40 साल का एज है ना, बहुत क्रिटिकल है। जितने भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं, एडवाइस से जुड़िए। 25 से 40 साल में आपने जब धन का निर्माण कर लिया ना, ये आने वाला 40 साल आपका सेट कर देगा। और ये यहाँ प्लानिंग कमी होगी ना सर, फिर वो लाइफ में जो है ना, वो एक जो गाना ना, सारी दुनिया का बोझ में उठाता हूँ,
बस वही चलता रहेगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने जो चर्चा की, अब मैं आपसे अंतिम ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो निवेशक हैं, इस पॉडकास्ट को जो सुन रहे हैं, इनके लिए आपका क्या संदेश है कि इनको किस तरीके से, किस माइंडसेट के साथ बाजार में आगे बढ़ना चाहिए और अपने गोल को अचीव करने के लिए एक तैयारी पे उतरे, तो इन्हें क्या करना चाहिए हमारे निवेशकों के लिए? तो इन 30 सेकेंड विल रैप इट अप। Yeah. पहला, निवेश जैसा आपने कहा, गोल के साथ निवेश करना है, एडवाइजर के साथ जुड़े रहना है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कम यूज करना है अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। बाकी आप किस करके पर्पस के लिए कर रहे हैं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड चौथा है कि इस देश के ग्रोथ पे क्वेश्चन मत कीजिएगा, आने वाला भविष्य भारत के लिए है और भारत को बिलोंग करेगा। डू पार्टिसिपेट इन द इंडिया ग्रोथ स्टोरी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच धनंजय साहब। तो आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत सारी चर्चा की और समझने की कोशिश की कि एक आम इंसान या एक आम निवेशक जिसे बड़ा माइंडसेट को लेके और बड़ा अचीवमेंट करना है अपने मनी को लेके, अपने गोल को पूरा करने के लिए, तो इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं और वो बारीकियां छोटी छोटी हैं। देखिए, जीवन में आपको बड़ा जो है वो बहुत कम मिलेगा, छोटी छोटी, क्योंकि जब आप चलते हैं, या मैं और आप कभी भी यदि कोई इंसान चलता है तो एक एक कदम लेके ही वो आगे बढ़ता है। आप एकदम से 50 फीट पे कदम पे आप नहीं चले जाते हैं या 100 फीट के कदम पे आप नहीं चले जाते हैं। तो जीवन में यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छे निवेशक के रूप में अपने आप को स्थापित करना है, तो छोटे छोटे कदमों से ही अपनी जर्नी की तैयारी करें और अपने भविष्य का निर्माण करें। थैंक यू वेरी मच। तो धनंजय साहब, थैंक यू वेरी मच, आप आए। और हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए हम फिर से इस सीरीज को कंटिन्यू रखें और हम लाइफ पे भी बात करें, हम मैनेजमेंट पे भी बात करें, हम बहुत सारे टॉपिक पे बात करें। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू।